नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगा एंड साउ क्लासेस में। ये एक हम क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जो कि यूट्यूब पर पूरा फ्री रहेगा। हालांकि इसके बारे में पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी 2 मिनट इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये सेगमेंट है क्या चीज़। अभी आपको मालूम है कि 22 फरवरी को पीएससी प्री का एग्जाम है। ठीक है, 22 ये एग्जाम आपका रहेगा पीएससी प्री। अब अगर आपको सीजीपीएससी प्री निकालना है तो 2 सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पेपर 1 के अंतर्गत आपका आता है इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके। क्लियर। पेपर 2 क्वालिफाइंग रहता है जिसमें सी सेट है, मतलब मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत लैंग्वेज वो सब पोर्शन आएगा। तो वो क्वालिफाइंग है। एक जो कैटेगरी वाइज है या महिला है तो 23% स्कोर कर ले, जो जनरल हैं अनरिजर्व्ड हैं वो 33% स्कोर कर ले। बाकी जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा इसी में से होगा, यानी कि जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे तो ये सब पढ़ के ही होना पड़ेगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 40 दिन है, 40 डेज। हालांकि है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 40 डेज आपके पास है और इस 40 दिन में अगर आपकी तैयारी करनी तो कैसे करनी। कुछ लोग हो सकता है पहले भी पढ़े होंगे, रिवीजन करना चाह रहे होंगे, या कई लोग बस क्रैश कोर्स पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कैसा सिस्टम रहेगा। इसमें हम मिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे आज के पहले लेक्चर में ही मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाने जा रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य, एक एक इंडिविजुअल टॉपिक एक एक दिन में खत्म करते चलेंगे। एक एक टॉपिक एक एक दिन में। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लोक नृत्य पढ़ेंगे और पॉलिटी में यानी कि संविधान में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका। तो ये 2 चीज खत्म हो गया। एक छत्तीसगढ़ का पोर्शन भी हो गया, एक इंडियन जीके का भी पोर्शन हो गया। अभी ऐसी मिक्स कर करके पढ़ेंगे तो ये 40 डेज पूरा रहेगा। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा पीडीएफ है वैसी डे 1 डे 2 डे 3 करके डे 40 तक चलेगा। ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि अभी जैसे मैं अमीन पटवारी में 50 डेज का चैलेंज दिया, 50 डेज का चैलेंज दिया, बहुत प्यारा सफर रहा आप लोगों के साथ क्योंकि आप निरंतर उसमें रिप्लाई करते रहे, मैसेज करते रहे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक, पहली बार मैं ऐसा कुछ चैलेंज टाइप का स्टार्ट किया और फायदा उससे ये हुआ कि कितने सारे बच्चे एटलीस्ट उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जूझे। सफल हुए नहीं हुए, बीच रास्ते में कुछ छोड़ के चले गए। ठीक, एक जो कमी उसमें मुझे ये लगी कि ठीक है 50 डेज का चैलेंज दिया, लेकिन जो कोर्स में है वो तो पढ़ रहे हैं, जो कोर्स के बाहर हैं, जो मतलब कोर्स परचेज नहीं किए, आप एक्सपायरी हो गई उनकी वैलिडिटी, वो ऐसे ही रैंडम इधर उधर सर्च कर रहे हैं और ट्रैक में बन नहीं पाए। तो अब ये है, यही 40 डेज का चैलेंज भी है और यही 40 डेज क्रैश कोर्स है। आप इसी को डे 1 डे 2 डे 3 करके पढ़ते चलना। आप कभी से भी शुरुआत करें, ये रिकॉर्डेड वीडियोस में डलेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। किस में मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। मुझे हर बार बताना पड़ता है क्योंकि हर बार कुछ नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। टेलीग्राम चैनल योगा एंड साउ क्लासेस नाम से है, उसमें आपको जाके पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें डे 1 डे 2 डे 3 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज नहीं, डे 1 में हम जो पढ़े सब इंक्लूड रहेगा, मिक्स सब्जेक्ट। डे 2 में जो पढ़े वो रहेगा। ऐसे करके 40 डेज का आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से फिर पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, एकदम जानकारी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मेरा इंस्टा आईडी भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इंस्टा आईडी भी फॉलो कर लेंगे। इंस्टा आईडी का भी लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से फॉलो कर लेंगे, वो आपके काम कराएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में कुछ कुछ डालते रहता हूँ, उसको इंस्टाग्राम आईडी पे भी डालता है, जानकारी वाली चीजें होती है तो आप फॉलो करेंगे उसको। चलो शुरुआत करते हैं। अब छत्तीसगढ़ जीके के अंतर्गत लोक नृत्य पहली बार जो पढ़ रहा होगा उसको भी ये समझ आने वाला है और याद करना है। एकदम डीप डीप चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। लोक नृत्य, फोक डांस, और ये थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। मैं एकदम समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरा कोशिश है कि थोड़ा कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं। तो लोक नृत्य है, फोक डांस है, और ये ज्यादातर ऐसे डांस है जो छत्तीसगढ़ में ही प्रचलित है, बाहर है नहीं, उससे लेना देना नहीं। और ज्यादातर वो डांस है जो कोई जनजाति विशेष द्वारा की जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेगा। जो ये 3-4 क्लास मैंने लिए हुए हैं 3-4 घंटे की, उसको मैं अभी 1.5 घंटे में समेटूंगा, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना। तो पहला डांस है पूस कोलांग नृत्य। ठीक है, कौन सा? पूस कोलांग नृत्य। ये पूस कोलांग नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है जनजातियों में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल 5 ऐसे डांस हैं, 5 नृत्य हैं जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाता है। एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाता है। पहला यही है पूस कुलांग। ठीक है, पूस कुलांग। दूसरा है पेन कुलांग। तीसरा है हुल्की पाटा। ऐसे लिख लेता हूं, दिखेगा आपको। चौथा है बिल्मा नृत्य, बिल्मा। और एक है कोला पाटा।
तो ये फिलहाल 5 ऐसे डांस के बारे में आप याद रखेंगे जो किससे संबंधित हैं, जो ऐसा डांस है जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाता है, तो इसको बारे में याद रखना। अब पुश कोलांग नृत्य डांस है। बोले सर ये कौन सा डांस है? अरे दुनिया भर का डांस कर रहे हो, ये भांगड़ा कर रहे हो, ठीक है, बाराती स्टेप कर रहे हो, माइकल जैक्सन वाला सर स्टेप कर रहे हो, तो बस ये भी ऐसे ही डांस है, एक डांस फॉर्मेट है, संस्कृति है, पहचान है आदिवासियों की, ठीक है। तो सबसे पहला पुश कोलांग नृत्य। अब इसके नाम में ही पूरी जानकारी छुपी हुई है, पूरी जानकारी इसके नाम में छुपी हुई है। कैसे याद करना? जैसे पूस, तो पूस से रखना ये कौन से महीने में किया जाता है? पौष महीने में, ठीक है। क्वार, कार्तिक, अगहन, ठीक, आषाढ़, बैसाख, ये सब जो जितने अलग अलग महीने हैं ना, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये पौष महीने या पूस महीने में इसको किया जाता है। कोलांग, कोलांग से आप याद रखना, कोलांग से ना मैं कैसे याद किया हूं? कलगी, कलगी, कोलांग से क्या याद कर लिए? कलगी। तो कोलांग जहां पे भी दिखेगा याद रखना उसको कलगी से सेलेक्ट कर लेना। और कलगी कहाँ रहता है? मुड़ी में रहता है। कलगी कहाँ रहेगा? मुड़ी में रहेगा। तो मुड़ी से रखना ये कौन सी जनजाति द्वारा किया था? मुड़िया। ये कौन सी जनजाति द्वारा किया था? मुड़िया। और ध्यान दो, कलगी मुर्गे के में रहता है कि मुर्गी के में, मतलब मेल के में रहता है कि फीमेल के में? आप बोलोगे मेल। तो ये ऐसा डांस है जो केवल और केवल कौन करते हैं? मेल करते हैं, ठीक है। तो पूस कोलांग नृत्य, पूस से याद रखना पौष महीना, कोलांग से याद रखना कलगी, तो कलगी मतलब मुड़ी। ये कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। और ये केवल और केवल मेल, पुरुष, मतलब मेल है, पुरुष द्वारा की जाती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब याद रखना इस डांस को कुकुर कोलांग डांस भी बोला जाता है। कुकुर कोलांग, कुकुर मतलब होता है कुत्ता, कुकुर मतलब होता है क्या? कुत्ता, ठीक है। तो इस डांस के पीछे एक कहानी यह है कि आदिवासियों के एक देवता थे लिंगो देव, ठीक है, आदिवासियों के देवता थे लिंगो देव। और लिंगो देव जब जंगल जाते थे तो अपने साथ चीता लेकर जाते थे। लेकिन आज के समय में पॉसिबल है क्या चीता लेके जाना हो? तो चीता हबक देगा आपको, तुरंत खत्म, खात्मा, सब कहानी, वही डांस समाप्त। तो आज के समय में किसको ले जाते हैं? कुत्ते को ले जाते हैं, कुत्ते को बीच में रखते हैं, आजू बाजू घेर के डांस करते हो, सिंपल स्टेप रहता है, और मैं करके दिखाने वाला नहीं हूं आपको, ठीक है। तो चूंकि अभी कुकुर ले जाते हैं, इस कारण इसको और एक नाम दिया कुकुर कोलांग नृत्य, ठीक है। क्या बोलते हैं? कुकुर कोलांग नृत्य, याद रहेगा। चलो, तो कब किया था? पूस महीने में। किसके द्वारा? मुड़िया जनजाति द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया था है। अगर ये किसके द्वारा किया था सवाल पूछे, पुरुष, महिला, और एक ऑप्शन दिया चेलिक, तो चेलिक भी ले लेना। क्यों? क्योंकि चेलिक ना मुड़िया के पुरुष सदस्यों को ही नाम है चेलिक, ठीक है, पुरुष सदस्यों को चेलिक बुलाता है। एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाने वाले 5 नृत्य, पूस कोलांग, पेन कोलांग, हुल्की पाटा, बिल्मा और कोला पाटा, ये भी मैं बता दिया। अब अंतर क्या क्या है? पूस कोलांग जो डांस है इसमें केवल पुरुष जाते हैं। ऐसे अभी पेन कोलांग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पेन कोलांग ऐसा डांस है जिसमें महिलाएं जाती तो हैं, पुरुष के साथ महिला भी जाती है, लेकिन महिला डांस नहीं करती, डांस में पार्टिसिपेट नहीं करती, उनके सहयोग के लिए जाती है। और हुल्की पाटा ऐसा है जिसमें पुरुष भी डांस करते हैं और महिलाएं भी डांस करती है। ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको मैंने पहले ही टॉपिक पे बता दिया, पहले डांस में, ठीक। नेक्स्ट है पेन कोलांग। इस पेन कोलांग में भी देखो फील्ड सी, पेन, पेन का मतलब है देवता, है ना, पेन का क्या मतलब है? देवता। तो इसको देव कोलांग भी बुलाता है, पहला पॉइंट याद हो जाएगा। कोलांग, कोलांग से फिर वही मैं बोला कलगी, कलगी से याद कर लेना क्या? ये फिर मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाएगा, और मुड़िया मतलब फिर मेल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। दरअसल कोलांग का मतलब होता है डंडा, ठीक है, कोलांग का मतलब डंडा, ठीक है। और कोलांग को हम कलगी से लेट करके मुंडी भी याद कर लिए, मुड़िया जनजाति द्वारा कहती है। और याद रखना इसमें जो गाना गाया जाता है वो मृत्यु संबंधी होता है, मृत्यु संबंधी। जैसे मैं बताता हूँ, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, कैसा संबंधी गीत है? मृत्यु संबंधी है। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के राम, किस का गीत है? मृत्यु संबंधी गीत है। तो बस वैसे ये मृत्यु संबंधी है ना, इसमें जो गाना गाते हैं या डांस करते हैं सब मृत्यु संबंधी है। अब वैसे ही हुल्की पाटा, हुल्की पाटा को कोकटी नृत्य भी बुलाता है, हुल्की पाटा को कोकटी नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना पूस कोलांग का क्या नाम है? पूस कोलांग का कुकुर कोलांग, ठीक है। पेन कोलांग का और क्या नाम है? देव कोलांग। और हुल्की पाटा का क्या नाम है? हुल्की पाटा का नाम है कोकटी नृत्य, क्या? कोकटी नृत्य। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, अन्य नाम भी पूछ जाता है। अब यहां पर ये कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है उसको देखेंगे। ये की जाती है मुड़िया जनजाति। कैसे याद रखना? देखो, जहां पे भी जनजाति वाला टॉपिक, कहीं पे भी टॉपिक में आपको ना पाटा शब्द दिख गया, पाटा शब्द दिख गया, तो वो क्या रहेगा? पूरा का पूरा मुड़िया पाटा, मुड़िया पाटा बोलता मतलब मुड़िया जनजाति द्वारा रहेगा। इसको ऐसे याद कर लिए, पट से मारते ना, कहां मारते? मुड़ी में मारते। तो जहां पे भी आप पाटा देखें, जहां जहां पे आप पाटा देखें उसको क्या मार लेने? मुड़िया जनजाति मार लेना, ठीक है। तो पाटा सिवाय 3 पाटा के, कौन कौन से 3 पाटा मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल एक लिंगो पाटा करके याद रख लेना। जो लिंगो पाटा है वो प्रधान जनजाति द्वारा की जाती है,
लिंगो पाटा जो है वो प्रधान जनजाति से संबंधित है। बाकी एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, जहां पे पाटा देखिए क्या मारना आप, मुड़िया जनजाति। 3 ऐसे पाटा है, 3 ऐसे पाटा हैं जो प्रधान जनजाति करती, बाकी सारे पाटा कौन करते हैं, मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हुल्की पाटा कोकटी नीति कौन से जनजाति द्वारा, मुड़िया जनजाति, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। कब तो कोई फिक्स नहीं है। सभी नर्तक को अनाज पैसा शराब दिया जाता है। देखो नॉर्मल पॉइंट है, आप कहीं एक गांव से दूसरे गांव डांस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, भाई हम किसी कलाकार को बाहर से बुलाते तो कुछ मान सम्मान में देते कि नहीं देते, तो बस वही मान सम्मान वाला है, रीड करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिक सा 3 डांस ध्यान रहेगा आपको। चलो ये देखो सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री का ये न्यू बैच है, मतलब एक कॉमन सिलेबस, सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री न्यू बैच कॉमन सिलेबस है, ध्यान रखेंगे। ये आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी है। ठीक, ये 359 रुपीज में अवेलेबल है। अच्छा एक मैं बता दूं, एक फुल सीजी वापम का कोर्स है हमारा। ठीक है, एक फुल सीजी वापम कोर्स है, और दूसरा अभी सीजीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है प्री का, ठीक, उसका एक अलग कोर्स है, मतलब वो सिर्फ कम वैलिडिटी है, कम मंथ के लिए, आपके सीजीपीएससी प्री एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, तो आप वो प्राइस डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा 359 रुपीज वाला सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज। ये फीस तो हम लोग ऐसे 100-150 रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन है जो कि मनीष सर देंगे, तो पूरा टॉपिक आपका एक्सप्लेन होता चलेगा, बहुत काम का चीज़ है आपको। ठीक है, तो कोर्स डायरेक्ट आप ऐप से भी परचेस कर सकते हो, या 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप परचेस कर सकते हैं। चलो ध्रुवा नृत्य। ध्रुवा नृत्य एक प्रकार का सैनिक नृत्य है ना, किसके द्वारा किया था, तो ध्रुवा जनजाति द्वारा किया था। इसमें पुरुष महिलाएं सब करती हैं, और ये परेड जैसा नृत्य है, जैसे लेफ्ट राइट करते हैं ना, वही डांस फॉर्मेट हो जाता है, लेफ्ट राइट बस। ठीक है, तो परेड जैसा नृत्य है। इसमें पिरामिड नुमा आकृति बनाकर भी डांस करते हैं, और ये वीर रस संबंधी है। वीर रस संबंधी क्यों, क्योंकि सैनिक नृत्य हो गया तो उसमें वीरता दिखेगी, तो वीर रस संबंधी। इसमें कुल्हाड़ी और तलवार पकड़कर डांस करते हैं। क्यों करेंगे भाई, अब देखो सैनिक टाइप का नृत्य है, सैनिक नृत्य बोल रहे हैं, सैनिक नृत्य है, तो भाई अपना अपना हथियार पकड़ेंगे जनजाति लोग, और क्या है उनके लिए हथियार, तो कुल्हाड़ी है, तलवार है, तीर धनुष है, यही सब है। ठीक, चलो अगला डांस है भाटा खाई। भाटा खाई, तो ये भाटा खाई देखो 2 जनजाति करती है, एक भतरा करती है, एक डोरला करती है। ये भाटा खाई याद रखना, ये शादी के समय वाला गीत है ना, विवाह टाइप का गीत है, समझे, एक प्रकार का विवाह नृत्य है, विवाह नृत्य। और यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, विवाह नृत्य, विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य कितने प्रकार के हैं, तो लाइन से मैं उसको आपको लिखा देता हूं, इसको याद रखेंगे, विवाह संबंधी नृत्य, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहा होगा ना, पहली बार छत्तीसगढ़ देख रहा होगा, पहली बार सीजीपीएससी दिलाना जा रहा होगा, व्यापक में कोई सा भी सब्जेक्ट, उनको थोड़ा सा कंजट लगेगा, मतलब सर दर्द लगेगा, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन पेशेंस रखें। हाँ, जो पहली बार पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ेंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, पहले पढ़े उनको नहीं हो, तो बस पेशेंस बना के रखे और पढ़ते चले, याद करते चले। 40 दिन का पीडीएफ और याद करते चलना है। क्लियर, 40 दिन का पीडीएफ है, पढ़ते चलना, वीडियो देखते चलना, याद करते चलना। ठीक है, अब विवाह संबंधी नृत्य में कौन सा है, पहला है झालियाना, या झालीपाना बोलते हैं, झालियाना नृत्य, चेरहे नृत्य, ये सब विवाह के समय क्या आता है, चेरहे, चेरहे नृत्य, भाटा खाई, गौर नृत्य, गवर नृत्य, और डोमनच। ये 6 ऐसे नृत्य हैं जो विवाह संबंधी नृत्य हैं, यानी कि विवाह के समय किया था, इसको आप याद रखना। झालियाना, चेरहे, भाटाखाई, गौर, गवर और डोमनच। ठीक है, तो ये जो झालियाना नृत्य है, चेरहे नृत्य, भाटाखाई, सब विवाह संबंधी हैं। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं भाटाखाई नृत्य। अब भाटाखाई ना भतरा जनजाति भी करती है और डोला जनजाति करती है, कुछ नहीं। जैसे देखो एक पर्रा डांस होता है, पर्रा पकड़ के कर लिए। कभी आप ये भी देखोगे हमारे यहाँ जैसे शादी में पर्रा के ऊपर दूल्हे को बैठाते, थोड़ा सा उचका दिए उसको, बस वैसे यहाँ पर क्या करते हैं, पिठैया चढ़ाते हैं, दूल्हा दुल्हन को ऐसे पिठैया चढ़ाकर डांस क्या आता है, एक आध 2 स्टेप कूद देते हैं, बस वही भाटा का ही डांस है। लेकिन भतरा और डोरला दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बारीक अंतर क्या है, भतरा जनजाति में दूल्हा दुल्हन को लड़के द्वारा उठाया जाता है, मतलब कोई एक लड़का दूल्हा दुल्हन को उठा के डांस करेगा, और डोरला में दूल्हा दुल्हन को कौन, लड़की द्वारा उठाया जाता है। तो आप उतना डीप तो नहीं पढ़ना चाहिए, बट ठीक है, अगर याद रखना हो तो डोरला डर, लड़की जल्दी डर जाती है, ऐसे लेट कर लेना भैया ना। ठीक है, भतरा लड़के द्वारा उठाता है और डोरला लड़की द्वारा। तो तेल हल्दी रस्म के समय में ये किया जाता है।
बोले सर दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा को अपने घर में कोई लड़का उठाएगा, दुल्हन को अपने एक ही लड़का, दोनों जाग नहीं उठा देगा, ठीक है। ककसार नृत्य, ककसार नृत्य है, ये भी मुड़िया माड़िया बुझ माड़िया द्वारा किया जाता है। ज्यादातर सब मुड़िया माड़िया बुझ माड़िया लोग ही करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं बताऊंगा, माड़ी अलग है, अबुझ माड़ी अलग है, डंडामी माड़ी अलग है, हिल माड़ी अलग है, तो बहुत सारे माड़िया हैं। फिलहाल ककसार नृत्य मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया लोग करते हैं। इस नृत्य को अबुझमाड़ में रहने वाले अबुझमाड़ी जनजाति द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। यह एक धार्मिक नृत्य है जो 2 चरणों में संपन्न होता है। एक गौत्र देवता की पूजा भी करते हैं और एक गांव की खुशहाली के लिए भी ये नृत्य जो है किया जाता है। अब ध्यान रखना, इस समय वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विवाह संबंधी गीत है, बस इस नृत्य को करते करते वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। क्या अगर कोई पसंद आया तो इस समय क्या बता दिया अपने फैमिली वाले को कि भाई ये लड़की मेरे को पसंद आ गई, ये लड़का पसंद आ गया, शादी करना चाहता हूँ, बस। कब? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन के समय इसको किया जाता है, ककसार नृत्य। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, मुड़िया माड़िया द्वारा, ठीक है। अब एक वीवीआईएमपी डांस है सरहुल। तो सरहुल देखो पर्व भी है, सरहुल पर्व भी है, सरहुल नृत्य भी है, ठीक है। याद रखना, एक बहुत ही फेमस जनजाति है उराव जनजाति, जिनका मुख्य स्थान पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ में है। मेनली जशपुर में है, सरगुजा में है, बलरामपुर में है, ये सब जगह मिलेगा। मेनली 2 जगह बहुत संकेंद्रण है इनका, एक जशपुर में, एक सरगुजा में। तो उराव जनजाति द्वारा ये सरहुल नृत्य किया जाता है, ठीक। याद रखना, सरहुल पर्व भी मनाते हैं, और कब मनाते हैं? चैत्र पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो जो डांस है चैत्र पूर्णिमा के दिन करते हैं। कब? चैत्र पूर्णिमा। सरहुल चैत्र पूर्णिमा के दिन करते हैं, उराव जनजाति द्वारा किया जाती है। इसमें ध्यान रखना, शादी कराते हैं किसका? काला मुर्गा और काली मुर्गी की शादी कराते हैं, ठीक है। तो काला मुर्गा दरअसल सूर्य देवता के प्रतीक होते हैं, और काली मुर्गी धरती माँ की प्रतीक होती है। तो सूर्य देवता और धरती का मिलन करा रहे, समझ लो, ऐसा आप ध्यान रख लेना, ठीक। तो ये सरहुल नृत्य है। इसमें आमतौर पे सफेद धोती, महिलाएं व्हाइट कपड़ा या येलोइश कपड़ा पहन लेती हैं। अब ध्यान रखना, उराव जनजातियों के कुछ देवी देवता आप याद रख लेंगे। उराव जनजाति के देवी देवता में एक प्रमुख देवता है धर्मेश। कौन? धर्मेश। एक है सरना देवी और एक है सूर्य देवता। तो यहां पर मैं क्यों लिखा दिया, यहां पे इसलिए लिखा दिया क्योंकि काला मुर्गा जो है सूर्य देवता का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं सूर्य देव को तो भी पूज रहे, बाद में इसी की बलि भी दे दी जाती है, ठीक है। अब इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है मांदर, ठीक है। सरहुल के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था पूछा, तो मांदर। वस्त्र का रंग सफेद या पीला होता है, ये मैंने बता दिया। चलिए, अब एक है छेड़ता नृत्य। आपको मालूम, यहाँ आमतौर पे छत्तीसगढ़ में, पानी बोतल ना, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाते हैं। छेरछेरा, छेरछेरा, कोठी धान लहेरा तेरा, ऐसा बोलते ही नहीं। आप भी बचपन में गए होंगे कि छत्तीसगढ़िया होंगे, गांव में रहते होंगे, तो हम लोग मांगने जाते थे। तो वो छेरछेरा कब मनाया था? वो छेरछेरा मनाया था पौष माह के पूर्णिमा को, पौष माह के पूर्णिमा के दिन ये छेरछेरा पर्व मनाते हैं, ठीक है। इसी छेरछेरा पर्व में छेरता नृत्य भी करते हैं। इसी छेरछेरा पर्व में, छेरछेरा पर्व में कौन सा? छेरता नृत्य भी करते हैं। कौन सा नृत्य? छेरता नृत्य। छेरछेरा पर्व में छेरता नृत्य करते हैं। कोई विशेष जनजाति द्वारा के नहीं, जहां जहां विशेष जनजाति रहेगी उसमें बताऊंगा मैं। जहां जहां समय रहेगा, अवसर कब किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन, कि पौष महीने में, वो मैं अलग से बताऊंगा अगर होगा तो। जिसमें नहीं है मतलब कभी भी कर लिया जाएगा। जिसमें कोई विशेष जनजाति नहीं मेंशन है, मतलब वो कोई भी जनजाति कर लेगी, छत्तीसगढ़ के हर कोई कर लेंगे, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो छेरता नृत्य जो है वो पौष पूर्णिमा छेरछेरा पर्व में किया जाता है। बस एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर ये डांस पुरुष कर रहे हैं ना तो उसको छेरता बोल देंगे, और महिलाएं कर रही तो तारा। उसी डांस को महिलाएं कर दी तो तारा नृत्य हो गई, ठीक है। अब इसको कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद कर लेना। ज्यादातर पुरुष ही छेड़छाड़ी करते हैं, तो छेड़ने से छेड़ता याद रखना है। महिलाएं सबकी आंखों का तारा होते हैं, ऐसे लेट कर लेना। जो बच्चे होते प्यारे, तो सबकी आंखों का तारा, तो तारा ऐसे लेट कर लेना, ठीक। इसमें भाई मुंह में ऐसे पोंगरी रख के डांस करते हैं ठीक है। तो मुंह में पोंगरी रखकर डांस करते हैं अब छेरछेरा में आपको मालूम कि अनाज मांगा जाता है, दान का पर्व है। छेरछेरा जो है दान का पर्व है। इसमें अनाज मिलता है, जो अनाज मिलता है उसको तालाब में धोते हैं और अन्नपूर्णा देवी को समर्पित करते हैं, फिर भोजन पकाकर खाते हैं। लेकिन हम लोग बचपन में ऐसा रहता था कि जो अनाज मिला कहाँ उसको धोए, ये सब फॉर्मेलिटी करे, दुकान में जाकर बेच देते थे, ठीक। चलो, पर्जा नृत्य। ये देखो एक मजेदार नृत्य है, जिसके उद्गम के बारे में आप सुनेंगे थोड़ा हंसी जरूर आएगा। पहले देखो, आमतौर पर जो गाँव के लोग हैं खेती किसानी करते थे, तो कभी कभार आपको मालूम है फसल बर्बाद करने में एक चूहा का भी हाथ रहता है। चूहा आ गया, फसल काट दी, तो चूहा आ जाता है। तो चूहा खाने के लिए भाई सांप आ रहा है, ऐसी बताया जाता है, दंत कथाएं। तो चूहा सांप को देखकर कूद रहा है,
सांप और चूहे को देखकर जो खेती किसानी करने जाते थे उन लोग कूदते थे, तो वहीं से कूदा कादी चालू हो गया। बोले हाँ, तो एक कूदा कादी करते वाला स्टेप है, तो नृत्य है पर्जन्य नृत्य। ठीक है, तो पर्जन्य नृत्य जब फसल लगा हो तब किया जाता है, और इसको चूहा खादी नृत्य भी बोलते हैं। क्या? चूहा खादी। ठीक है, चूहा खादी नृत्य भी बोला जाता है। क्यों? तो बता दिया। और पर्जन्य नृत्य जो है पुरुष महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता है। हम्म, चलो अब देखो कर्मा नृत्य दे। अब कर्मा नृत्य के बारे में ना अलग अलग रूप से आपको देखने को मिलेंगे। एक बोला जाता है कि कर्मा नृत्य जो है कर्म सेनी माता से संबंधित है, कोई बोलते हैं विश्वकर्मा भगवान से संबंधित है, कोई बोलता है कि कर्मसेन राजा थे उनसे संबंधित है। तो ये अलग अलग भगवान या राजा के नाम से संबंधित है कर्मा नृत्य। ठीक है, तो ये इन सभी को खुश करने के लिए एक मांगलिक नृत्य है बोला जाता है। और ध्यान रखना, ये जो कर्मा नृत्य है इसके बारे में अगर एक मैं कहानी बताऊं। एक राजा थे करमसेन। ठीक है, राजा कौन थे? करमसेन थे। और उनके ऊपर कुछ आपत्तियां पड़ी थी, तो उसके लिए उन्होंने करमसेनी माता से प्रार्थना किया कि मैं तब तक डांस करूंगा जब तक ये सारे प्रॉब्लम दूर ना हो जाए। तो कई दिन तक डांस करते रहे, फिर ये प्रॉब्लम दूर हो गया, ऐसी कहानी मिलती है। तो वहीं से कर्म नृत्य डेवलप हुआ है। तो इसको बैगा जनजाति, उराव जनजाति, कमार जनजाति सब करते हैं। ठीक है, बैगा, उराव और कमार जनजाति। कर्मा से कमार तो याद रह ही जाएगा, उराव और बैगा भी आप याद रख लेंगे। क्लियर। और कर्मा नृत्य मुख्य रूप से दिवाली के दिन किया जाता है। ठीक है, कब? तो दिवाली के दिन। लेकिन अगर उसी डांस को रक्षाबंधन के दिन कर देना तो दसई कर्मा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दसई कर्मा। दसई कर्मा कहते हैं। और नवाखाई के दिन जो करते हैं उसको अठाई कर्मा बोलते हैं। तो यह याद रखना आसान है, 8 9। 8 9 से अठाई, 9 से नवाखाई। रक्षाबंधन के दिन आमतौर पर 10 20 रुपये पकड़ा देते हैं ना बहनों को, तो दसई कर्मा। और दिवाली में मुख्य रूप से करते हैं। क्लियर। चलो, अभी अगर आपको लगे कि ये बर्डन हो रहा है, सर याद नहीं हो रहा है, तो उसको पॉज कर करके रिवाइज कर करके देखना। ठीक है, एक ही बार में याद करने की कोशिश मत करना, जितना हो सके रिवाइज। मैं 40 दिन में समेट दूंगा उसको। और एक और चीज, आप लोग से रेस्पॉन्स ये रहेगा, ये सेशन कैसा लगा उसको आप बताइएगा। पिछले बार भी शायद मैं पिछले साल कोई ऐसा क्रैश कोर्स चालू किया था, इसको बीच में मैंने स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप इसलिए किया क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ठीक, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया, किसी दूसरे सेगमेंट को देख रहे थे, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये क्रैश कोर्स नहीं ध्यान दे रहे। लेकिन आपको लगता है ये अच्छा सेशन चल रहा है तो जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। उससे मालूम चलेगा आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। ये सांग नृत्य, अब ये 36 ये टॉपिक खत्म होगा। इसको मैं 2 से 3 क्लास में लेता हूँ ऑफलाइन में, लेकिन इसको मैं 1 से 1.25 घंटे में खत्म करूंगा। फिर हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। ठीक है, एसांग नृत्य। अब ये एसांग नृत्य क्या है? जैसे आप देखना कहीं कहीं घर में नारियल लटके रहता है, ठीक है, उसको कपड़े में बांध देते हैं। बस वैसे ही एसांग नृत्य में ना 2 चीजें आएंगी, एक एसांग होगा, एक राउड़ भूमि। ठीक, एसांग और राउड़ भूमि 2 शब्द आएगा। तो राउड़ भूमि क्या है? देवभूमि को, मतलब जहाँ पे भगवान है समझ लो, उसको क्या बोल दिया? देवभूमि। तो देवभूमि को राउड़ बोलते हैं। और एसांग क्या है? तो असांग एक प्रकार का पोटली है जिसमें धान वगैरह है। ठीक है, तो क्या एसांग नृत्य को है? एसांग नृत्य में धान की बाली को पेड़ की डाली में पोटली बनाकर बांध दिया था, वही पोटली क्या है? एसांग है, समझ लो। उसको धान की बाली को, मतलब बाली या पूरा धान समझ लो, उसको पेड़ की डाली में पोटली बनाकर, जैसे नारियल को बांधते हैं वैसे बांध के पेड़ की डाली में टंगा देते हैं। 7 8 दिन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ये मानते हैं कि उसमें अब देवता का वास हो चुका है, उसमें मतलब आशीर्वाद प्राप्त हो गया देवताओं का। तो 7 से 8 दिन बाद पोटली को निकालकर उस पर भगवान का आशीर्वाद हो गया, सब प्रतीत करते हैं। और राउड़ यानी कि देवभूमि में जाकर एसांग नृत्य करते हैं। डांस है, सिंपल सा एक परंपरा है। ठीक है, ये कब क्या था? फसल के समय क्या आता है। और बस्तर क्षेत्र के लगभग सभी जनजाति द्वारा किया था, तो कोई स्पेसिफिक जनजाति एक नहीं है, लगभग बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, चलो फिर है झालियाना नृत्य या जालीपाना नृत्य। इस नृत्य के बारे में अभी मैंने चर्चा किया कि कुल 6 ऐसे नृत्य हैं जो विवाह संबंधी, विवाह के समय किया जाता है। 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो मेरे दिमाग में अभी 6 आ रहे हैं उसको मैंने बता दिया। झालियाना, चिरहे नृत्य, भाटाखाई नृत्य, गौर नृत्य, गवर नृत्य और डोमनच नृत्य। तो झालियाना नृत्य है। तो ये माड़िया जनजाति को छोड़कर सभी करते हैं लगभग। देखो ये बस्तर क्षेत्र में है, तो माड़िया जनजाति को छोड़कर ना लगभग सभी लोग कर लेते हैं। इसमें मोहरी बजाते हैं। ठीक है, मोहरी, मोहरी, बांसुरी, शहनाई, ये सब शादी के टाइम भी बजाता है, विवाह संबंधी गीत है। तो विवाह पर किया जाने वाला गीत है। ठीक, याद रहेगा।
क्लियर। तो ये वहा है करके ऐसे याद रखना, झल्लाना समझ में, झल्लाना, गुस्सा आना, झल्ला रहे, झल्ला गया हूं। तो भाई आप मान के चलो आपकी कोई प्रेमी या प्रेमिका है, तो उसका विवाह दूसरे के साथ हो जाए, झल्लाएगा, तो झलियाना वैसे याद करना। झलियाना कैसा गीत है या कैसा नृत्य है? विवाह नृत्य है, ठीक है। अगला चैत पर्व। तो चैत पर्व ये ध्रुव और भद्रा जनजाति द्वारा की जाती है, अन्नपूर्णा और मंगला देवी की पूजा की जाती है। कुछ चीज को मैं थोड़ा स्पीड बताऊंगा। सुआ नृत्य ये केवल महिलाएं करती हैं। आपको मालूम है दिवाली पर्व में कार्तिक से अगन माह तक करते हैं, ठीक है। तो वो एक आध वीडियो में शायद सुआ नृत्य को डाला हूँ आई थिंक, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसको छत्तीसगढ़ का गरबा भी बोला गया है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का गरबा किसे बोला गया? सुआ नृत्य को। किसने बोला ये भी याद रखना। तो किसने बोला? तो मुकुटधर पांडे ने, ठीक है, मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा बोला है। चलो, चेहरे नृत्य। चेहरे नृत्य चेरहे है, चेरहे या चेहरे नृत्य। तो चेहरे नृत्य मुंडा, इसको मुंडा पाटा है, मंडा पाटा भी बुलाता है, मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है और विवाह के समय किया जाना नृत्य है, ठीक है। तो अब ये जो चेहरे नृत्य है ये विवाह के समय किया जाना नृत्य है। इसमें कुछ नहीं, ऐसे लकड़ी वगैरह लटका के ऐसे डांस करते हैं हल्का फुल्का, ठीक है, वही चिर आवाज करता हूँ, ऐसे चेहरे नृत्य पड़ गया नाम, मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। तो चेहरा, चेहरे याद रखना, चेहरा से चेहरे, 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 मुंडी, मुड़ी। तो ये कौन सी जाति द्वारा की जाती है? मुड़िया जनजाति। इसको मुंडा पाटा और मंडा पाटा भी कहते हैं। तो चेहरा, मुंडी, मुंडा, ये सब याद करें। तो मुंडा पाटा या मंडा पाटा भी बोला था। और महिलाओं द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है इस समय, जिसको क्या बोलते हैं? चिटकुल, ठीक है, क्या? चिटकुल। तो देखो चिटकुल से कंफ्यूज मत होना ना, चिटकुल जो है और चिटकोरा जो है दोनों अलग अलग है। एक वाद्य यंत्र है चिटकुल और दूसरा वाद्य यंत्र है चिटकोरा। एक है चिटकुल और दूसरा क्या? चिटकोरा। जो चिटकुल है वो चिरहे नृत्य में, वो चेहरा लिखा गया चिरहे है, चिरहे नृत्य करते समय भी चिटकुल बनाते हैं। और एक मांदरी नृत्य, मांदरी, मांदर एक अलग वाद्य यंत्र है, एक मांदरी नृत्य भी है। तो मांदरी नृत्य करते समय भी चिटकुल बजाया जाता है और चिरहे नृत्य करते समय भी चिटकुल बजाया जाता है। और जो चिटकोरा वाद्य यंत्र है वो थापड़ी नृत्य करते समय बजाते हैं। थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा की जाती है। थापड़ी नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है। चलो, अब अगला डांस पढ़ते हैं, रीलो नृत्य या रैला नृत्य। ये देखो, रीलो या रैला नृत्य के संबंध में दो कहानी मिलती है। एक बस्तर दशहरा के समय में रैला पूजा किया जाता है ना, तो एक वो अन्नमदेव की बहन थी रेला, उसके नाम से भी एक प्रचलित है। हालांकि उसकी मान्यता कम है। जो ज्यादातर मान्यता है ये रेलो नृत्य, वो इसका नाम इसलिए पड़ गया, बोलते हैं कि ऐसे छुक छुक गाड़ी टाइप का, ऐसा एक दूसरे को पकड़ के बचपन में करते हैं ना, छुक छुक गाड़ी चलाते थे, पोसम पा भाई पोसम पा, समय की घड़ी चुरा से कुछ था, बस रेलगाड़ी टाइप का। एक गांव इधर से उधर दूसरे गली में घूमते वाला नृत्य है रीलो नृत्य, रेला नृत्य। ये रेलगाड़ी जैसे संरचना होने की वजह से रीलो नाम पड़ गया। कौन करता है? मुड़िया जनजाति। ज्यादातर में सब आप मुड़िया ही देखोगे, ठीक है। तो रोगे कहाँ से? मुड़ी से रोगे, मुड़ी में आंख है वहीं से रोगे, तो रोलो से मुड़िया जनजाति याद आएगा। चलो, अब यहां पर देखो दो नृत्य आएगा, एक गवर और एक गौर। गवर नृत्य और गौर नृत्य, दोनों नृत्य के बारे में एक कहानी ये प्रचलित है कि एक बार एक पूरा भैंस का कबीला था, ठीक है। एक पूरा भैंस का कबीला था और वहीं में बाजू में एक जनजातियों का भी कबीला था, ठीक। तो जनजातियों ने, मतलब कुछ जनजाति ने बोल के, कुछ समझ लो जंगल में रहने वाले, उन्होंने भैंस के कबीलों पर आक्रमण कर दिया, बार बार हमला करते बोल के। उसमें से एक मादा बच गई, वो अपने बच्चे को जन्म दी। फिर आगे बच्चे को कहानी बताई, सिर्फ दंत कथाएं हैं, ऐसे सुन लेना है। वो बच्चे को जन्म दी, फिर उसको कहानी बताई, फिर वो इधर उधर से इकट्ठा करके उनके ऊपर आक्रमण किए, तो सारे लोग मारे गए। उसमें से एक महिला बची जो अपने बच्चे को जन्म दी, वो उसको कहानी बताई, लेकिन फिर बोले कि अब से एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, अब से तुम उनके नज़दीक जाना, उनके जैसा बनने की कोशिश करना। तो उसमें भैंस जैसा टोपी पहन के नृत्य करते हैं गंवर और गौर नृत्य में, ठीक। बस ये कहानी है, एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गंवर नृत्य, गौर नृत्य। अब अगर मैं बात करूं गंवर नृत्य गौर नृत्य दोनों में है, ये पेडुल को काट देना है, पेडुल नृत्य नहीं है ना। गंवर गौर दोनों को कौन करता है? तो गंवर को करता है डंडामी माड़िया। कौन? डंडामी माड़िया। और गौर को करते हैं हिल माड़िया, या पहाड़ी माड़िया बोलते हैं, हिल माड़िया। इतना याद रखना, इतना याद रखना, डंडामी माड़िया, हिल माड़िया, ठीक है। अब लेकिन माड़िया दे रहा है, खाली माड़िया दे, डंडामी हिल नहीं दे तो नहीं। लेकिन स्पेसिफिक माड़िया में भी अगर आप देखोगे ना, तो माड़िया में भी और उसके वैरायटी हैं, अलग अलग प्रकार हैं। माड़िया के अंतर्गत आपके डंडामी माड़िया आएंगे। माड़िया की एक शाखा डंडामी माड़िया है, डंडामी माड़िया है।
और दंडामी माड़िया की भी फिर एक और शाखा हिल माड़िया। ठीक है, तो दंडामी माड़िया गवर नृत्य करती है और गौर नृत्य हिल माड़िया करती है। अगर लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे, ये सब ऑप्शन दे, तो उसको भी आप ले सकते हो। ये भी विवाह के समय किया जाता है, सिर पर भैंस का सिंग लगाकर नृत्य करते हैं। गौर नृत्य भी वैसे ही है। डोमना चिते भी विवाह के समय क्या आता है। अब देखो, ये जो डी से डोमनच याद रखना और डी से ही डीएमटी याद रखना। डी से डोमनच नहीं तो डी से ही डीएमटी। तो डी से डोमनच, डी से डीएमटी, तो याद रखना ये डीएमटी क्या है, तो ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, डीएमटी मतलब डी से डोमनच, डी से डीएमटी, तो डी क्या याद रहेगा, डोमनच नृत्य। एम से रखना मांदर और मंजीरा, ये डी से डोमनच नृत्य, ये एम से मांदर और मंजीरा, और टी से टिमकी। तो मांदर, मंजीरा, टिमकी ये 3 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं किसमें, डोमनच में, जो कि विवाह संबंधी नृत्य है। ठीक है, और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ 6 नृत्य, मांदर, मंजीरा, टिमकी। अभी जो मांदर है ये कहाँ कहाँ बजता है। मांदर वाद्य यंत्र है, बाजा टाइप का ही रहता है बजाने का। कहाँ कहाँ बजता है, तो एक हम पढ़ लिए सरहुल, सरहुल नृत्य में मांदर बजता है। ठीक है, एक मांदरी नृत्य में भी मांदर बजता है। ठीक, एक डोमनच में मांदर बजता है, एक फॉग में मांदर बजता है। क्लियर, इतने सारे जगह मांदर बजता है। मांदर बहुत जगह बज जाता है, लेकिन ये 4 प्रमुख नृत्य हैं जिसमें मांदर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, ये मांदरी नृत्य, ये मुड़िया जनजाति, माँ से मांदरी, माँ से मुड़िया जनजाति आप कर सकते हो। इसमें मांदर वाद्य यंत्र बजाता है। घोटुल के बाहर क्या आता है, घोटुल दरअसल एक युवा गृह है। घोटुल मुड़िया जनजाति का क्या है, युवा गृह है। और इसमें जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मरमा पटा गीत। ये मांदरी नृत्य करते समय जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मरमा पटा गीत। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाता है वो चिटकुल। ठीक है, चिटकुल, चिटकुल ऊपर बताया ना, चिटकुल कहाँ कहाँ बजाता है, तो एक मांदरी नृत्य भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, और ये चिटकुल बजाते समय महिलाएं डांस करें ना तो उसको चिटकुल नृत्य भी बोल देते, तो ईजी है। गौर नृत्य के बारे में पूरा कहीं नहीं बताया मैंने, बाइसन हॉर्न डांस भी बोलते हैं इसको, बाइसन हॉर्न भी बोला जाता है। और ये वेरियल एल्विन ने इसको विश्व का सुंदरतम नृत्य बोला। वेरियल एल्विन ये ज्यादातर एक मानव शास्त्री समझ लो, जनजातियों संबंधी अध्ययन करते रहते थे, मानव संबंधी अध्ययन करते रहते थे। तो वेरियल एल्विन ने विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है बोला। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पंथी नृत्य सतनाम पंथ के लोग द्वारा कराया जाता है, पिरामिड भी बनाते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, एक भावगत, एक क्षेत्रगत, याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डंडा नृत्य या सैला नृत्य। डंडा नृत्य या सैला नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको मालूम हो गया डांडिया, गुजरात से फैला सब जगह, आजकल सब डांडिया करते हैं। तो डांडिया में जैसे 2 डंडा पकड़ के डांस करते नहीं, तो डांडिया से ही वो डंडा बन गया। ठीक है, डांडिया से क्या बन गया, डंडा। डांडिया से क्या बन गया, डंडा। तो डंडा नृत्य अगर मैदानी क्षेत्र में क्या था ना तो उसको डंडा नृत्य बोलते हैं। अगर इसी डांस को पहाड़ी में कर देना, सेम टू सेम फॉर्मेट है, सेम टू सेम डांस स्टेप है, तो सैला नृत्य हो गया। तो मैदानी क्षेत्र में कर रहे डंडा नृत्य, पहाड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं सैला नृत्य। अब याद रखना, ये जो डंडा नृत्य है वो कब करते हैं, पौष पूर्णिमा के दिन। दोनों थोड़ा डिफरेंट है लगभग सेम ही। डंडा नृत्य कोई मतलब डांस फॉर्मेट पूरा सेम है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में करते तो डंडा हो गया, और पहाड़ी में करते तो सैला नृत्य हो गया। डंडा नृत्य कब करते, पौष पूर्णिमा के दिन। और सैला नृत्य कब करते हैं, कार्तिक महीने से फाल्गुन के बीच में। पौष पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं मतलब छेरछेरा के समय हो गया। ठीक है, तो ये डंडा नृत्य को आप याद रखेंगे किसके द्वारा, तो गोड़ और बैगा। तो बैगा से बैगा जनजाति है, तो बैगा लोग भूत भगाने के लिए डंडा रखे रहते हैं ना, से याद कर लेना। और डंडा कहाँ मारते हैं, गोड़ में मारते हैं। ठीक है, डंडा कहाँ मारते हैं, गोड़ में, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो गोड़ और बैगा जनजाति द्वारा कौन सा डांस करते हैं, डंडा नृत्य कहता है। और इसी को अगर पहाड़ी क्षेत्र में करते तो सैला नृत्य। इतनी सी बात क्लियर। अब एक और बात ध्यान रखेंगे, डंडा और डंडारी दोनों अलग अलग डांस। डंडा नृत्य और डंडारी नृत्य दोनों अलग अलग है। तो जो डंडा नृत्य है वो गोड़ और बैगा द्वारा क्या आता है, डंडा, बैगा लोग डंडा मारते हैं सकना, कहाँ मारते हैं, गोड़ में मार दिया ऐसा, तो गोड़ जनजाति। ठीक है, और डंडारी नृत्य जो है भतरा और कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। डंडारी जो नृत्य है वो भतरा और कोरकू द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग डांस है, डंडारी, भतरा और कोरकू। तो कैसे याद रखोगे, डंडारी में र आ रहा ना, तो भतरा और कोरकू, भतरा में भी र रहा, कोरकू में भी र रहा, तो वहां से आप लेट कर लोगे डंडारी, जबकि बैगा और गोड़ डंडारी। डंडा नृत्य को छत्तीसगढ़ का रासलीला बोला गया मुकुटधर पांडे ने। याद करो, छत्तीसगढ़ का गरबा किस कौन से सुआ नृत्य को बोला, और छत्तीसगढ़ का रासलीला किसको बोला, दंड नृत्य को। इसमें नर्तक गेंदा, गेंदार नहीं है, गेंदा फूल की माला से लिपटी हुई पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, मेढ़की नृत्य एक प्रकार का खेल नृत्य है जो ध्रुवा जनजाति। अब मेंढक बनोगे, नीचे कूदोगे कादोगे तो धुल्ला लगेगा, तो वहां से ध्रुवा जनजाति याद कर लेना। ठीक है, तो एक प्रकार का कैसा नृत्य है, खेल नृत्य है। एक प्रकार का कैसा नृत्य है, खेल नृत्य है।
और दरअसल खेल नृत्य को गोड़ी में करसना इंदना बुलाता है। ठीक है, इसमें ढोल बजाते हैं, ऐसे एक तरफ ढोल बजा रहे हैं ऐसे डग 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 डग, और दूसरी तरफ से मेंढक कूद रहे हैं। चलो, मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा हैवी लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, स्पीड लग रहा है, तो आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, और शुरू से बार बार रिवाइज करते हुए देख सकते हैं। मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन कराऊंगा तो 3-3 4-4 घंटे लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया क्रैश कोर्स, जो जल्दी कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकें। और मैं लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये सुझाव दूंगा कि आप जो टेस्ट सीरीज है ना वो जरूर परचेस कर लें। ये मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं, लोगों को लगता होगा इसमें बहुत कमा लेते होंगे, नहीं, कोई यहाँ की स्थिति जानेगा। उस टेस्ट सीरीज के पीछे एक टीचर पढ़ा रहा है, पूरा लेक्चर ले रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, टाइपिस्ट लगातार टाइप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा स्वार्थ बस इतना रहता है कि बच्चे जुड़ जाएं। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं बोलूँगा इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़े रहता, स्वार्थ जुड़े रहता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े। ठीक है, जो क्वालिटी कंटेंट ढूंढते हैं ऐसे लोग जुड़े। एक तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर परचेस कर लेना, ये मत सोचना तैयारी हो जाएगा उसके बाद खरीदूंगा, ऐसे में फिर वो कभी हो ही नहीं पाएगा। जबकि टेस्ट सीरीज रहेगा तो आपके ऊपर दबाव बनेगा कि मैं भाई पढ़ लेता हूँ तो टेस्ट दिलाऊंगा, खाली फुकट ये पढ़ा हुआ है बस, पैसे वेस्ट हुए। तो दबाव बनाएगा आपको तैयारी करके और टेस्ट दिलाने के लिए, उसको जरूर परचेस करें। ठीक है, और बाकी एक क्रैश कोर्स भी है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं, वो CGPSC प्री के लिए क्रैश कोर्स है। ठीक है, चलो। फाग नृत्य ये उराव बैगा और गौड़ जाति द्वारा किया जाता है। तो फाल्गुन महीने में यानी कि होली के टाइम में फाग नृत्य करते हैं। इसमें भी मांदर और टिमकी बजाते हैं। इसमें लकड़ी का मुखौटा, जैसे आप होली के टाइम आता नहीं आजकल, मलिंगा वाला बाल आएगा, लड़कियों वाला बाल रहता है, मजा आता है उसको पहन के घूमने में। ठीक है, मलिंगा वाला अलग अलग टाइप के बाल, ठीक है, वो पहन के घूमते हैं। तो वैसे ही मुखौटा भी आता है, डरावना वाला मुखौटा, तो लकड़ी का मुखौटा और चिड़िया लेके सब डांस करते रहते हैं फोक नृत्य। ठीक है, चलो। बिलमा नृत्य बस से बिलमा, बस से बैगा, बस है बिलमा, बस है बैगा। तो बैगा और गौड़ जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य किया जाता है, बैगा और गौड़ जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य किया जाता है कब? तो दशहरे के टाइम में, शीत ऋतु में। और ये भी एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाना नृत्य है, जिसको मैंने बताया था आपको, वैवाहिक नृत्य। ठीक है, चलो। थापटी नृत्य, थापटी नृत्य या थापड़ी नृत्य ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अब इसको कुछ इस तरीके से आप याद रख लेंगे, जैसे कोरकू जनजाति आता है ना, तो क्या और क्यों से मैंने पूरा पॉइंट याद कर लिया हो, क्या और क्यों से, क्या और क्यों। जैसे अचानक से आपको कोई थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ से थापड़ी, क्यों मारे से कोरकू, कोई थप्पड़ मारेगा तो आप पूछोगे ना क्यों, तो थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति है। बोलते ना उसको क्या सुडौल बॉडी, एकदम सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड से सुडौल याद कर लेना। सुडौल प्रथा, सुडौली प्रथा किस में प्रचलित है? तो कोरकू जनजाति में। ठीक है, कोई कुछ ढूंढ रहा है तो पूछे ना क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, तो क्या क्यों से फिर वही कोरकू। और ढूंढने से ढांडल नृत्य, ढांडल नृत्य भी किससे संबंधित? कोरकू जनजाति से। ऐसे लेट करके याद करना। तो थापड़ी नृत्य कौन सी जनजाति संबंधी है? कोरकू जनजाति से। कब करते हैं? बैसाख से। ठीक है, बैसाख। तो ऐसे याद कर लेना, बे क्यों थप्पड़ मारा, बे क्यों थप्पड़ मारा, तो बे से बैसाख याद कर लेना, थप्पड़ से थापड़ी नृत्य कर लेना। इसमें वाद्य यंत्र बजाता है चिटकोरा, ऊपर हम लोग पढ़े थे चिटकुल और चिटकोरा। तो वाद्य यंत्र चिटकोरा जो महिलाओं के द्वारा बजाता है, और ढोल पुरुषों के द्वारा। तो चिटकोरा महिलाएं बजाती हैं और ढोल पुरुष के द्वारा बजाया जाता है। डोरला या पेडोल नृत्य, हाँ डोरला को पेडोल नृत्य बोलते हैं, डोरला द्वारा बजाया जाता है और ढोल बजाते हैं इसमें। ये बाल तोड़ नृत्य, बाल तोड़, तो बाल कहाँ रहेगा? मुड़ी में रहेगा। ठीक है, तो मुड़ी से मुड़िया जन जाती। बाल भी शरीर का अंग है कि नहीं? बोले सर है। बोले नहीं है तो ऐसे चुंदियात देखो, तकलीफ होगा। तो भाई अंग है, तो बाल क्या है? अंग है, तो याद रखना अंगादेव को समर्पित है ये बाल, तो नृत्य अंगादेव को समर्पित है। अंगादेव कैसे रहते हैं? कास्ट निर्मित। मैं बस्ता दशहरा के बहुत सारे क्लिप डाला हूँ, उसमें अंगादेव, अलग अलग देवता आते हैं ना, अंगादेव रहते हैं लकड़ी का लेके, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अंगादेव को समर्पित है बाल तो नृत्य, ध्यान रहेगा, कास्ट निर्मित रहते हैं, और मड़ई के देवता है अंगादेव। कोल दह का, इसको कोल हाई या कोल दाई भी नृत्य बोला जाता है, या कोल नृत्य द्वारा कहते हैं। कैसे रखना कोल दह का? कोल से काला याद करना, कोरिया, कोरिया से करिया याद करेंगे, करिया कोल, कोल भी कोयला जो काला रहता है। तो कोल दह का नृत्य है कोरिया, कोरिया सरगुजा तरफ किया जाता है कोल जनजाति द्वारा। ये सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है, और महिलाएं घूंघट पहनती है, तो समझ नहीं आता कौन सवाल कौन जवाब कर रहा है, बस ऐसी कन्वर्सेशन होता है। इसमें भी वाद्य यंत्र बजता है, मांझ और झांझ और ढोल। ठीक है, झांझ और ढोल। ऊपर आते हैं इस पर। राउत नाचा, राउत नाचा यादव समाज द्वारा किया जाते हैं दिवाली के समय, और ये केवल पुरुषों द्वारा की जाती है, और सजी हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा डंडा, सिंग गढ़वा बाजा ये सब बजता है इसमें। और याद रखना बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव 1978 से शुरू हुआ था, देवकी नंदन सभागृह से। तो हर साल चले आता है। पूछा जाता है कि इस बार का कौन सा नंबर का था, 43वां, 45वां, 48वां, ये सब पूछा जाता है। तो उस क्रम को भी आप याद रखेंगे। परघौनी नृत्य, बारात पर खाते नहीं, तो बस वैसे ये परघौनी नृत्य है। परघौनी नृत्य ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है।
अब इसमें ना समधी को डांस करवाते हैं। कैसे? तो एक हाथी बनाते हैं, हाथी प्रतीकात्मक हाथी रहता है। पी लेता हूँ, पिलाना क्या है, सर्दी है, नाक बंद है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, और बोलते बोलते हमेशा मुंह से ही सांस जाता है, कई बार सांस की कमी हो जाती है। हम्म, सुनो, परगौनी नृत्य इसमें क्या, देखो एक हाथी बनाते हैं, हाथी कैसे, तो खटिया लेते हैं, खटिया, उसके ऊपर कंबल रखे, सुपा उपा पकड़ाए, और उसमें समधी को बैठा के डांस कराते हैं। ठीक है, इसमें नंगाड़ा और टीम के वाद्य तो बजाता है। फिर दमनाच नृत्य है, दमनाच नृत्य कोरवा जनजाति द्वारा करते हैं, और सबसे डरावना बोला गया वेरियर एल्विन द्वारा। ठीक है, वेरियर एल्विन द्वारा इसको सबसे डरावना नृत्य बोला गया है। फिर 33वां नंबर देखो, गेड़ी नृत्य है। ये तो सब के सब गेड़ी, या इसको डिंटोंग, ठिंठोंग हो गया डिंटोंग। डिंटोंग नृत्य। तो गेड़ी, आप सब गेड़ी चढ़े होगे, बांस के ऊपर ऐसे पैर रख के चढ़ते नहीं, तो हरेली के दिन करते हैं। हरेली कब पड़ता है? सावन अमावस्या। ठीक है, कब? सावन अमावस्या। तो जैसे गेड़ी नृत्य है पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, वैसे ही सेम टू सेम डिंटोंग नृत्य भी है। बस डिफरेंस क्या देखो, ये गेड़ी और एक डिंटोंग नृत्य। डिंटोंग नहीं, एक गेड़ी और एक डिंटोंग नृत्य। जो गेड़ी नृत्य है वो पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? पूरे छत्तीसगढ़ में। और डिंटोंग ज्यादातर कहाँ करते हैं? बस्तर में। सेम है, वैसी डांस है, बस ये पूरे छत्तीसगढ़ में करते हैं। डिंटोंग जो है वो बस्तर क्षेत्र में करते हैं। गेड़ी नृत्य कब करते हैं? तो हरेली के दिन, यानी कि कौन सा? सावन अमावस्या। हरेली कब पड़ता है? सावन अमावस्या के दिन पड़ता है। सावन अमावस्या के दिन हरेली पड़ता है, उसी दिन करते हैं। और ये जो बस्तर है वो कब करते हैं? तो ये करते हैं भादो अमावस्या के दिन। तो आपको मालूम सावन अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार पड़ता है? ये पड़ता है हरेली। और भादो अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार पड़ता है? पोला। तो ये गेड़ी नृत्य हरेली के दिन किया था, डिंटोंग पोला के द्वारा, पोला के दिन किया था। तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना, इस दिन गोबर से चित्र बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सवनाही। इस दिन गोबर से चित्र जो बनाते हैं, सावन वाला रहता है इसलिए सवनाही। जबकि डिंटोंग नृत्य में उसको डोमके पाटा बोल देते हैं। जो गोबर से चित्र बनाते हैं आंगन में, द्वार में, दीवार में, उसको बोलते हैं डोमके पाटा। डोमके पाटा, डोमके पाटा। ठीक है, चलो। चंदनी नृत्य लोरी चंदा पर आधारित है। विदूषक मसाले का डांस करते हैं। डंडारी नृत्य ऊपर कवर कर लिए, भरता हो गया, भतरा जनजाति है ना, भतरा जनजाति है। भतरा और कोरकू द्वारा किया था। जब डंडा बता रहा था तो डंडारी को बता दिया था। अब यहाँ जब डंडारी बता रहा हूँ तो डंडा को भी मैंने बता दिया। बैगा और गोड़ जनजाति द्वारा किया था। ठीक है, चिरचिरा समय, ये होली के समय करते हैं डंडारी नृत्य। ये सेमल वृक्ष की टहनी के चारों तरफ घूम घूम के डांस करते हैं, हाथ में सांभर का सिंग भी पकड़ते हैं। ठीक। पूजा नृत्य देखो, पूजा करोगे तो दिया जलेगा। हाँ, पूजा करोगे दिया जलेगा। दिया जल रहा है मतलब आग जल रहा है। तो आग से अगरिया, पूजा नृत्य कौन सी जाति करती है? अगरिया करती है। और नवरात्रि के समय तो हाथ में जलती हुई अंगारा को लेकर डांस करते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? तो ज्वाला देवी। तो सब पूजा, आग, ज्वाला, ये सब रिलेटेड है, तो आप याद रखना। फिर 37वां पॉइंट देखो, पंडुम नृत्य। ये डोरला जनजाति इधर करते हैं, पंडुम, डोरला। कोड़ता पाटा। ठीक है, कोड़ता पाटा ये माड़िया, ये मुड़िया द्वारा क्या आता है? नई फसल के आगमन पर कोड़ता पाटा। ठीक है। फरी नृत्य, फरी देखो, युद्ध करोगे, झगड़ा करोगे तो फट जाता है, कुछ ना कुछ कपड़ा उपड़ा फट गया तो फटने से फरी आना, और युद्ध झगड़ा से युद्ध नृत्य। फरी नृत्य कैसा नृत्य है? युद्ध नृत्य है। कोला पाटा, ये मुड़िया जनजाति, जहां पाटा देख लिए, जहां जहां देखो पाटा पाटा देखे मतलब मुड़िया जनजाति। तो कोला पाटा मुड़िया द्वारा किया जाता है। इसको भी एक गांव से दूसरे गांव जाकर करते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके थे। तुड़बुड़ी मुड़ी, तुड़बुड़ी मुड़ी से आना, तुड़बुड़ी नृत्य भी मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये केवल पुरुषों द्वारा करते हैं घोटुल में। ठीक है। कुड़का, पिटोरका, ये मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। उसके बाद तिरटुड्डी नृत्य, ये भी डंडामी माड़िया द्वारा करते हैं। तिरटुड्डी जो नृत्य है डंडामी माड़िया। तिरटुड्डी दरअसल तीर टाइप का होता है, एक लकड़ी बड़ा सा
ठीक, उसको ऐसे दीवार, मतलब दीवार बोलता हूँ, जमीन में ऐसे ठक ठक करते तो आवाज होता है। ठीक, टूडी नहीं तो डंडामी माड़िया द्वारा। चिरतांग ये मुड़िया द्वारा क्या आता है पूस महीने में। बार नृत्य मनोरंजन नृत्य एक प्रकार का। कवर, बार कवर, बार कवर थोड़ा राइम करता हुआ, बार कवर, तो बार नृत्य कवर जनजाति द्वारा करते हैं, एक प्रकार का मनोरंजन गीत है। घोटुल पाटा या डोल पाटा, देखो ये दोनों एक ही टाइप का डांस है, ये मुड़िया जनजाति द्वारा करते हैं, ये मुड़िया जनजाति द्वारा करते हैं, घोटुल पाटा या डोल पाटा। तो देखो घोटुल दरअसल ना युवा गृह है, जनजातियों का हॉस्टल टाइप का युवा गृह, तो वहां ज्यादातर अविवाहित लोग रहते हैं, तो घोटुल में अविवाहित रहते हैं, तो घोटुल पाटा कौन करेंगे, जो अविवाहित लोग करेंगे वो घोटुल पाटा कहलाएगा, और वही विवाहित लोग कर लें तो उसको डोल पाटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डोल पाटा। याद रखो ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। अब बोलोगे सर मृत्यु के गाया नहीं, डांस क्या आता है, मृत्यु के अवसर पर डांस, जी बिल्कुल। ऐसा कंसेप्ट इसलिए है कि भाई किसी फैमिली में तो कोई दुख आ गया तो कम से कम डांस करके थोड़ा सा दुख को हल्का कर सके, ऐसा एक मान्यता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर। इधर कोई मर गया और आप डांस कर देंगे तो आपका भी ऐसा चीता लेट जाएगा। फिर माओ पाटा, माओ पाटा एक प्रकार का शिकार नृत्य है, वीवीआईएमपी कई बार पूछा गया है। माओ पाटा कैसा नृत्य है, शिकार नृत्य है। इसको कैसे याद करें, तो माओ जैसे कोई शिकार किया, तीर आके लग गया तो दाई वो माओ ऐसा चिल्लाएंगे ना, तो माओ से ना माओ पाटा। पाटा दिख गया मतलब ये कौन सी जाती है, मुड़िया, तो मुड़िया माड़िया द्वारा की जाती है, एक प्रकार का शिकार नृत्य है, गोंचापुर में करते हैं, और इसमें तो ई भी चलाते हैं। ठीक है, एक दशहरा नृत्य है, नृत्यों को द्वार बुलाता है, दशहरा के समय करते हैं बैगन जाति द्वारा, और इसमें बिल्मा गीत भी गाते हैं। बोले सर बिल्मा नृत्य भी था, कुछ गीत भी आते हैं कुछ नृत्य भी हो जाते हैं। ये टोटल पूरा का पूरा आपका चित्तौड़ वाला पोर्शन खत्म हुआ। ये टेस्ट सीरीज जिसके बारे में बात कर रहा था, इसको आप जरूर परचेज करें, या आप चाहें तो अगर आपको तैयारी करना है तो आप उसको कर सकते हो। हालांकि सीजीपीएससी का एक अलग से कोर्स भी है फ्री वाला, उसको भी आप ध्यान देंगे। फिर ये टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस नाम से, तो आप उसको डाउनलोड करें, वहाँ से ओपन करें। या टेलीग्राम, ये इंस्टा आई डी है, ये इंस्टा आई डी है हमारा, अभी 10,000 फॉलोअर हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जुड़ सकते हैं इसमें। और ये टेलीग्राम चैनल योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से, बस। ठीक है, तो इस अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी संविधान भी चालू करते हैं, और मैं भी सांस ले लेता हूँ। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, इधर से फोटो को डाला था, अब थोड़ा ठीक होगा। ठंडा पानी है, पूछ रहा हूँ, ठंडा पानी है? नहीं ठीक है, चलो। चलो, अब हम इसी लेक्चर में संविधान भी स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना, संविधान का सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना। कुछ नहीं, थोड़ा सा एकदम आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। प्रस्तावना इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल, ये थोड़ा बाइलिंगुअल है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना। लेकिन ध्यान रखना, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें, हमारा जो संविधान है उसमें प्रस्तावना शब्द को लेकर नहीं, उसमें है उद्देशिका। क्या है, उद्देशिका। अब इसमें काम की चीजें क्या है पूरा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला सवाल आएगा, ये प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है। तो कुछ नहीं, समझ लो एक इंट्रोडक्टरी पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्शन है। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये संविधान की आत्मा है। अरे कोई बुक पढ़ते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन रहता है ना, उसको पढ़ के आपको समझ आ जाता है कि इस बुक के बारे में डिटेल क्या दिया हुआ है। तो अगर मैं सवाल करूं कि प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको इंक्लूड करने का उद्देश्य क्या है, तो ये है कि क्योंकि प्रस्तावना ये बताता है कि दरअसल ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक, इस सवाल का जवाब देगा किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक, देश की विचारधारा क्या है, देश की विचारधारा क्या है, ये जो प्रस्तावना बनाए हैं उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। प्रस्तावना बनाए या संविधान बनाए, है ना, प्रस्तावना नहीं, संविधान जो बनाए, वो संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब प्रस्तावना जवाब दे देता है। कुल मिला के प्रस्तावना एक प्रकार का क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ और नीचे इंग्लिश में भी प्रस्तावना लिखा हुआ है, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग
डैश डैश डैश। अब यहां पर काम की क्या चीज है, इस पूरे प्रस्तावना को आपको याद करना है, और याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण क्या बनाने के लिए, पीएसपीएलजी बनाने के लिए, पीएसपीएलजी, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने के लिए, पीएसपीएलजी। इसको क्रम को ऐसे याद करना क्योंकि यहां से सवाल बनता है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने के लिए, पीएसपीएलजी बनाने के लिए। पी से संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, समाजवादी, एस से समाजवादी, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्रात्मक, जी से गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सार न्याय देने के लिए। क्या न्याय, सार न्याय। सार से, एस से सामाजिक, ए से आर्थिक, आर से राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। और कैसी स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसको मैं वड़वा स्वतंत्रता बोल देता हूं, वड़वा। एक शब्द रखना वड़वा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन याद कर लेना, वड़वा। वी से विचार, ए से अभिव्यक्ति, डी से धर्म, वी से विश्वास, ए से उपासना, बोले से ए से उपासना, हाँ वड़वू ऐसे बोलता अच्छा लगता है, वड़वा थोड़ा जम रहा है, ठीक है। तो ए से उपासना, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और किसकी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, पीए है ना, पीए की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, कहा ये संविधान सभा में घोषणा हो रही है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इसको क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, ठीक है, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो याद रखना इसमें डेट क्या लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949, यानी कि अंगीकृत कब किया गया, इसको स्वीकार कब किया गया, 26 नवंबर। लेकिन अगर पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर, चलो अब इस प्रस्तावना में, यही आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ पढ़ लेंगे, मैं इसको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, यहीं से सवाल बन जाएंगे, यहीं से जवाब बन जाएंगे। हम भारत के लोग, ये क्या बताता है, ये बताता है कि सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्चता किसकी है, भारत के लोगों की है, जनता की है, आम जनता की है। ये मूल स्रोत क्या है संविधान का, आम जनता है। किसके लिए बनाया जा रहा है, आम जनता के लिए। कौन राजा है, आम जनता राजा है, हम भारत के लोग राजा हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का मतलब ये होता है कि भारत अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, ठीक है, डिसीजन लेने में सक्षम है, किसी पर भी निर्भर नहीं है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें, समता का व्यवहार करें, सभी को समान अवसर मिले। अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी होती है ना, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, समाजवादी, ठीक है। तो समाजवादी का अर्थ हो गया, समझ लो कि आप कोई अमीर गरीब नहीं, मतलब अमीर गरीब की खाई को कम करना ज्यादा से ज्यादा। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहने का तात्पर्य है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत राज्य का। बोले सर कैसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में कोई धर्म नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, मतलब वो धर्म से परे, पंथ से परे है, पंथ निरपेक्ष है, यानी कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, सब भारतीय है। और इसका कहने का तात्पर्य भी है कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, किसी प्रकार का धर्म हो, सबका सम्मान होगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं, सभी धर्म का मान सम्मान है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ जहाँ का देश का मुखिया भाई, मतलब जहाँ सरकार, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा, समझ लो, ठीक है, चुन के आ रहे हैं, हेड लोग क्या चुन के आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है ना, क्या है डेमोक्रेटिक। गणराज्य मतलब जैसे राष्ट्र अध्यक्ष हो गया, यानी कि राष्ट्रपति, जहां का राष्ट्रपति इलेक्टेड है, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गणराज्य। फिर ये न्याय, कितना न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें देखो याद रखना, बहुत सारे शब्द शुरुआत में प्रस्तावना में नहीं थे, शुरुआत में प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जुड़े। कौन से ऐसे शब्द हैं जो बाद में जुड़े, तो वो जुड़े स्पा। स्पा कब जुड़ा, तो 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, 4+2 6, 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्पा जुड़ा। बोले सर स्पा, स्पा एस से समाजवादी, तो जो शब्द देख रहे हो ना समाजवादी, वो बाद में जुड़ा। पी से पंथ निरपेक्ष, ये भी बाद में जुड़ा। ए से अखंडता, ये है ना देश की एकता, राष्ट्र और अखंडता, तो ये अखंडता भी बाद में जुड़ा है। इसको आप याद रखेंगे, एक एक शब्द का मैंने मतलब बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और मैं बता देता हूं,
प्रियम्बल प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला गया। संविधान की कुंजी है क्यों? इससे हमारा उद्देश्य झलकता है, संविधान का सोर्स क्या है वो झलकता है, देश किस राह में जाना चाह रहा है वो झलकता है, उसका अपने लोगों को क्या अधिकार देना चाहता है वो झलकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है व्हाट प्रियम्बल इज। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की कुंजी है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आत्मा है, संविधान की आत्मा है। अब बोले सर आत्मा, आत्मा मतलब ये नहीं रहेगा तो फिर शरीर का कुछ काम है क्या? नहीं, बस वैसे ही इसको भी संविधान की आत्मा बोला गया। लेकिन लेकिन एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर जी जो हैं उन्होंने संविधान की आत्मा किसको बोला है? उन्होंने बोला है आर्टिकल 32 को। ठीक है, ये बोला नहीं मैं आत्मा दूसरा को मान रहा हूं बोले, ठीक, तो इसको याद रखना। अब एक मुद्दा ये उठा कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इसको संविधान का भाग माना जाए? ठीक है, क्या भाग माना जाए? जस्ट अ सेकंड। सॉरी, मैं कह रहा था कि एक बात ये उठा कि प्रस्तावना को क्या संविधान का भाग माना जाए? अगर संविधान का भाग ये मान लेते हैं तो क्या इसमें भी संशोधन हो सकता है? और संविधान का भाग इसको नहीं माने तो फिर इसमें संविधान संशोधन करने की बात ही नहीं उठती। तो ऐसे अलग अलग वाद हुए, इसमें आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट है बेरूबारीवाद। ठीक है, तो जो बेरूबारीवाद है याद रखना, बेरूबारीवाद में इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। ये बोला गया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझो इसको बरी कर दिए, हटा दिए, भाग नहीं है बोले, भगा दिए, बेरूबारी। बाकी फिर केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ईयर भी याद कर लेंगे। केशवानंद भारतीवाद तैयार करना 1973, इसमें बोला गया कि ये भाग है। बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले में भी बोला गया कि ये भाग है। ठीक है, इतना रखना। उसके बाद किसने प्रस्तावना को क्या क्या बोलो भी रखना, एक पालकी वाला है, पालकी वाला तो समझ लो कोई चाय वाला है, पालकी वाला है, कोई ऑफिस वाला है, टीचर है, तो आईडी कार्ड रखेगा ना। तो इसने क्या बोला पालकी वाला ने, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र है, मतलब उसको दिखाने से समझ आता है कि संविधान में क्या है। मैं स्टूडेंट हूं, अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा तो चंद शब्दों में मैं अपने बारे में बता दूंगा पूरा कहानी। बस वैसे ही ये क्या है, आईडी कार्ड है, पालकी वाला ने बोला। के एम मुंशी ने बोला प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली है, इसे कुंडली देख के पूरा आपके बारे में बता दी, नहीं क्या क्या कर्म कांड किए बोले और करने वाले हो। ठीक है, तो बस वैसे ही ये जन्म कुंडली है, मतलब अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो बता देगा। ठीक है, याद रहेगा। अब एक और मैं बात बताता हूं आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसमें 3 चीजें जोड़ी गई, मैंने बताया था। स्पा सोशलिस्ट समाजवादी, पी से एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये सब जोड़ा गया। अब चूंकि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जा रहा है, इसलिए प्रस्तावना में भी उसी प्रकार से अमेंडमेंट किया जा सकता है जिस प्रकार से अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। और हुआ भी ना, 42nd अमेंडमेंट हुआ भी 1976 में। संविधानों में प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं है, इसको ध्यान रखना। संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है, तो किसका है? उद्देशिका का। किसका? उद्देशिका का। यह सवाल भी पूछा था कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार उपयोग हुआ है, तो भारत हुआ 2 बार, इसलिए मैं बोला प्रस्तावना को पूरा याद कर लेना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सार न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, और डैश डैश जो भी है उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। और वर्वा स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब आपको लाइन से याद होना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में, याद रहेगा तो बताओगे। किसकी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता। तो 5 शब्द याद होने चाहिए ना। कौन से न्याय उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारत शब्द कितने बार उल्लेख है? 2 बार उल्लेख हुआ है। कौन सा डेट मेंशन है? 26 नवंबर 1949। ये सब याद रहेगा तभी तो बना पाओगे। उद्देशिका शब्द का उल्लेख हुआ है, ना कि प्रस्तावना। अब एक कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है, प्रियम्बल लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? अमेरिका से। प्रियम्बल लिखने की प्रेरणा मिली अमेरिका से।
लेकिन जो उसकी भाषा शैली वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से टापा गया है। ठीक है, याद रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरुआत होता है, इसका ये मतलब है पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत जनता से है, ये तो मैंने पहले ही बताया। अंगीकृत अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949, लेकिन उसको लागू कब किया पूरी तरीके से? 26 जनवरी 1950 को। आत्मर्पित करते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद को समर्पित करते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डे 1 कंप्लीट। ठीक, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं बोलूँगा, कई लोगों को लगता है कि सर सिर्फ ऐप पे मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल यूट्यूब पर भी मेहनत करता हूँ, क्योंकि जो ये आधार बना है, जो योगेंद्र साहू को पहचान मिली है वो यूट्यूब से मिली है। तो मैं यूट्यूब में भी समर्पित रहता हूँ उन लोगों के लिए जो शायद शिक्षा अफोर्ड, मैं अफोर्ड की बात तो नहीं करूँगा, हर कोई कर सकता है, लेकिन अपनी चॉइस होती है। अगर वो पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हैं तो, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं यूट्यूब पर आकर आप लोगों के लिए पढ़ाऊँ। हाँ, बदले में ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग रेस्पॉन्ड कर दिया कीजिए। आप लोग तैयारी हो गया कि नहीं हो गया, इसी में बताते चलना है। डे 1 हो गया सर, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, सारा कमेंट देखता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स के नाम याद हो जाते हैं। जब मैं अपने अमीन पटवारी में टारगेट दे रहा था तो पूरा नाम वगैरह सब याद हो गया। तो आप लोग रेस्पॉन्स करना बढ़िया, और कुछ लगे तो बताइए, कुछ और सुझाव हो तो उसको भी बता देना, जैसे आपको पढ़ना है। हालांकि मैं अपना एक ढांचा तैयार कर लिया हूँ 40 दिन में क्या क्या पढ़ाना है, बट लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।